लीडर टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। मज़हब ये अभी तो मुख्तलिफ लिखारी इस ईमान मज़ारी पे लिख रहे हैं, तो अपना ये ईमान ताज़ा कर रहे हैं कि या उसमें कोई उनको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स में ये एक ईमान की सतह पर मामला आगे जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर है ईमान मज़ारी का सच किसी पॉलिटिकल पार्टी से उस तरह ताल्लुक़ नहीं है। वो एक वकील है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो है, उसमें बड़ा पोटेंशियल है, जान है उसमें। जिस तरह वो पुलिस मोबाइल में आती है, जिस तरह खुश व खुर्रम नज़र आती है, जिस तरह चीज़ों को फेस करती है, यानी वो उसके मुकाबले में उसकी वालदा जिनकी शीरी मज़ारी साहिबा की जिनकी एक तवील सियासत में हैं, वो उनके मुकाबले में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है उसमें। और ये कि एक पॉजिटिव साइड भी है कि माँ बेटी दोनों अलग अलग सियासी ख्यालात सोच रखते हैं, और वो माँ के खिलाफ भी रही है बाज़ों का, जैसे हफीजुल्लाह न्याजी और उनके बेटे अलग अलग सोच के हामिल हैं, लेकिन भारत एक रिलेशनशिप है वो। तो ये बुरी बात नहीं है। तो आपने अपने पैनलिस्ट को याद किया। हाँ, ये पॉजिटिव बात है। लेकिन ये कि वो अब ईमान मज़ारी जब उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे आसमा जहांगीर की झलक नज़र आती है उसके अंदर। लेकिन यही है कि जो जिन आदर्श की हम बात कह रहे हैं कि मुझे याद है कि 80 की दिहाई में जब हम फैज़ मेले में जाते थे, तो वो फैज़ मेला बड़ा मुख्तलिफ होता था आज के फैज़ मेले से। वो थिंकिंग जो है, वो सोच जो है, वो मायूसी में बदलती जा रही है। और मायूसी में इसलिए बदलती जा रही है क्योंकि आगे होप नज़र नहीं आ रही। और होप इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमारा सियासी कल्चर जो है वो परागंदा हो गया है। उसके अंदर पॉलिटिक्स हो नहीं सकती अगर आपके हाई मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं। मैं उनको पॉलिटिशियन मानता नहीं जो लो मॉरल वैल्यूज़ के लोग हैं, उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो। अगर आप अपनी पॉलिटिक्स की सौदेबाजी करते हैं तो आप मेरी नज़र में किसी भी आमिर से ज़्यादा बदतर हैं। जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, जिन्होंने जो अपने किस्से सुनाते हैं, अपनी जो उन्होंने सियासी क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की, उसकी सौदेबाजी नहीं हो सकती। और उन्होंने नहीं की सौदेबाजी, बहुत से लोगों ने की भी। तो मैं उन लोगों की कदर करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। लेकिन अगर आज की हम सूरत हाल में देखें तो मैं अली मोहम्मद ख़ान की कदर करता हूँ। उसने स्टैंड किया, जो भी था उसने स्टैंड किया। मैं शहरियार आफरीदी की कदर करता हूँ। मैं एजाज़ चौधरी और महमूद रशीद की कदर करूँगा। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की कदर करूँगा, क्योंकि अपने कमिटमेंट के साथ वो खड़ी रहीं उन्होंने। उनके मुकाबले में परवेज़ खटक उठा लें, आप फवाद चौधरी उठा लें, आप जहांगीर तरीन उठा लें, आप अपना अलीम ख़ान उठा लें, इन्होंने सियासत की सौदेबाजी की। इसी तरह आप दूसरी जमातों में भी चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को आगे लाते जो खड़े रहे, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स के साथ खड़े रहे, बुरे वक्त में खड़े रहे उनको उसमें। तो मेरा ख्याल है यही टर्निंग पॉइंट है। लोगों को अपनी जमातों में बोलना पड़ेगा, लोगों को अपनी जमातों में खड़े होना पड़ेगा, उन्हें अपने लीडर से कहना पड़ेगा कि आपकी पॉलिटिक्स गलत पॉलिटिक्स है। आप मज़र एक सीनियर हो, देखो मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ ईमान मज़ारी या ABC कोई भी, ठीक है, वो इमरान खान साहब की पार्टी में फ़र्ज़ करो बात करती है, तो ज़ाहिर है वो पॉलिसी को टच करेंगे ना। और जो क्रिटिकल अप्रोच है, तख्लीकी अप्रोच है, तो वो क्रिटिसाइज़ करेंगी पॉलिसी पे। तो उसको बर्दाश्त करने की 1 से 10 तक अगर मीटर हो तो पार्टी में कितनी होगी? मैं यही सवाल पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और नून लीग के लिए भी पूछना चाहूँगा कि यही ईमान मज़ारी बिलावल के सामने हो
यही ईमान मज़ारी मौलाना सिराजुल हक साहब के सामने हो, यही ईमान मज़ारी नवाज़ शरीफ या शहबाज के सामने हो। देखिए डॉक्टर, एक जमात इस्लामी से सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद मुझे जमात इस्लामी में जितने भी अमीर के लेवल पर आए, उनमें ज़्यादातर लोग वो थे जो इस्लामी जमीयत तलबा से आए। तो नज़र आता है ना कि आपको एक रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आके मिलता है, प्रोसेस से आए। आप स्टूडेंट से आप उस जमात के अमीर बन सकते हैं। यही ये जमातें, ठीक है उनका एक महदूद वो हल्का है, लेकिन कम से कम एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस पे तो खड़े हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे तो खड़े हैं आप उससे। यही चीज़ें पीपल्स पार्टी में क्यों नहीं हो सकती? आपकी पार्टी की मेंबरशिप करें आप एक तो ये कि आपको एक स्ट्रक्चर आपका जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, पार्टी का आइन है, उसमें मौजूद हैं ये चीज़ें। एक फेडरल काउंसिल होती है, आप वार्ड की सतह पे, फिर डिवीज़न की सतह, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, फिर डिवीज़न की, ये होते हैं ना। इसमें आप इलेक्शंस कराएं और फिर ये जो मुंतखब लोग हों वो पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप को मुंतखब करें और उसका एक प्रोसेस हो। चाहे देखिए ना, अगर फ़र्ज़ करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता था, अगर वो पार्टी में इलेक्शन करा के चेयरमैन बनते तो कौन? वही होता है ना। हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाला था। अगर ये जान मोहम्मद अब्बासी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ लेता तो क्या जान मोहम्मद अब्बासी जीत जाता? कभी नहीं। तो ये इस सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बदलना है, अगर आपने डेमोक्रेसी के करीब भी पहुंचना है, तो आपने अपनी जमातों के स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। जब तक आप उस स्ट्रक्चर को नहीं बदलेंगे, आप कभी भी यूजर्पर के आगे खड़े नहीं हो सकते। एक कल्ट अपनी जगह है, एक पॉलिटिकल रोमांस अपनी जगह है। देखिए भुट्टो ने अपनी तमाम तर गलतियों कोताहियों के बावजूद जब वो फांसी चढ़ा, उसने जेल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसने, तो उस चीज़ ने कितनी स्ट्रेंथ दी पार्टी को, खुद उनको, वही कह रहा हूं आज ना, तक जिंदा है वो कि आज तक कितनी स्ट्रेंथ दी, खानदान को स्ट्रेंथ दी, पार्टी को स्ट्रेंथ दी। तो इसका मतलब है जब आप यही बात अगर आप ले जाएं 88 में और बेनज़ीर एक जलसे में खड़े होकर कहती कि मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूंगी, मुझे नहीं डिक्टेशन लेनी, मुझे नहीं जो है वो गुलाम इसाक खान को सदर बनाना, क्या होता? वो मैनिपुलेट करके नवाज शरीफ को बना देते, फिर क्या था? क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाती? जो पीपल्स पार्टी 11 साल लड़ती आ रही है वो ख़त्म हो जाती क्या? यही जब नवाज शरीफ ने 93 में कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं दूंगा, तो फिर आपने गन पॉइंट पर क्यों इस्तीफा दिया? खड़े हो जाते, हट जाते, बोलते नहीं होगा, मैं हूं प्राइम मिनिस्टर, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, ख़त्म हो गई बात। क्या होता? काकड़ मार्शल लॉ लगा देते ना मैक्सिमम, और क्या करते? गुलाम इसाक खान और क्या कर सकता था? 99 में आप खड़े हो जाते, कम्फर्ट में कॉल देते, मुस्लिम लीग नून के लोग लड़ते पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ आके खड़ी होती उस मौके पे कि जी आप जाएं, आपका कोई, ये हमारा आपस का मामला है, उसमें सवाल नहीं पैदा होता। फिर आपने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे स्टैंड करते हैं। हो नहीं सकता कि आप मुशर्रफ के साथ, इस वजह से ये एक्सक्यूज़ नहीं बनती कि हटाने का यही तरीका था। तो फिर इतनी साल की फिर तो आप ज़ियाउल हक के साथ भी एनआरओ कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता? चला जाता, भुट्टो भी टर्की चला जाता। उसने नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? मुझे सईद मेहदी साहब बता रहे थे कि फांसी से एक हफ़्ते पहले मैं उससे मिलने गया
और सईद मेहदी का मतलब है फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ के, और उस वक्त डिप्टी कमिश्नर, और यहाँ हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी हुए। हाँ, और पिंडी के डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी हफ्ते में मिलने गया और मैंने कहा कि आप ये कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला कबूल कर लें। उसने कहा सवाल नहीं पैदा होता, मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता। तो वो जो चीज़ थी वो उस चीज़ को, लेगेसी को प्रोलॉन्ग करना चाहिए था। आप 2007-2006 में बड़ी बात थी कि दो बड़ी जमातों ने रियलाइज़ किया कि हमसे गलतियां हुई हैं। ये रियलाइज़ करके आपने एक डॉक्यूमेंट बनाई। उसके बाद एक मुशर्रफ जो कमज़ोर हो रहा था, जो लॉयर्स मूवमेंट में बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसको आपने ताकत दे दी। मज़र आखिरी एक सवाल पूछ रहा हूँ। इब्न खल्दून ने कहा था कि जिस भी हुकूमत की इंतज़ामी उनान जो है और बाग दौड़ वो बिजनेसमैन के हाथों होगी तो पसो पेश वो मुल्क तबाह हो जाएगा। अब उस की रोशनी में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को हुकूमतें दुकान की तरह नज़र आती है क्या? देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे लोग जो मुंतखब नुमाइंदे कहलाते हैं, मुंतखब होके आते हैं, वो जिस दिन मुंतखब होते हैं आवाम से अपना राब्ता काट लेते हैं। और राब्ता किस तरह काटते हैं उनकी पूरी ऑप्टिक्स आपको बता देंगी। सबसे पहले उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है तब्दील होती है, घर तब्दील होता है, प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। और हद तो ये थी कि वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन ये कि आप अपने लिए मरात ले रहे हैं, अपने लिए पेंशन की बात कह रहे हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई। तो वह ऑप्टिक्स, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हैं वो बड़ी काउंट करती हैं। देखिए अगेन फिर हमें मिसाल देनी पड़ेगी जुनेजो की। कहा ना उसने कि हमें छोटी गाड़ियों में बैठना चाहिए, बैठा भी। हाँ, आज जितनी 40 साल की मैंने अपनी सहाफ़त में नहीं कमाया, उससे ज़्यादा एक वज़ीर की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उससे ज़्यादा कीमतों में। और कहने को आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। एमक्यूएम ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया था जब उनके एमपीएस मोटरसाइकिल पे आते थे, बसों में आते थे, और लोग अपने दरमियान उनको देख के कदर करते थे उन लोगों की कि हम में से हैं। आधे से ज़्यादा उसी डायरेक्शन में चले गए जिस जगह सबके पास अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। कौन पूछे आपके पास ये? कल तक जब आप इसमें आए थे, पॉलिटिक्स में आए थे, तो आप मोटरसाइकिल पर थे। आज कैसे आ गई बड़ी गाड़ी? कोई कारोबार तो बताएं, कैसे कारोबार शुरू किया आपने? और सीधी बात है कि कारोबार वाला आदमी जब उसमें आता है, शुगर क्राइसिस क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। कितने सियासतदान हैं पाकिस्तान में जिनकी शुगर की फैक्ट्रीज चलती हैं? अगर उनकी शुगर की फैक्ट्रीज चलती हैं और वो किसी न किसी पोजीशन में है तो ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप वो चाहेंगे चीनी महंगी हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर बिजनेस में आप एग्रीकल्चर इनकम पे क्यों नहीं टैक्स लगता? इसलिए कि आप उस पर नहीं लगवाना देना चाहते। आप नहीं चाहते कि लोकल बॉडीज़ स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि आपकी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी, कि आपकी एक पावर ख़त्म हो जाएगी, आपके डेवलपमेंट फ़ंड जो 1-1 अरब रुपए डेवलपमेंट फ़ंड मिलते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए थी कि भाई ये सारा लोकल, जो हुकूमतें हैं वो लोकल बॉडीज़ चलाती हैं और वो आइन का हिस्सा है, हाँ। जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी है, हाँ। वो चलाती हैं। ये कौमी और सूबाई असम्बलियाँ थोड़ी चलाती हैं, ये कानून साजी करती हैं भाई। और मज़र उसके बगैर पॉलिटिक्स भी आगे नहीं बढ़ेगी, ज़ाहिर नहीं बढ़ेगी। नर्सरी नहीं होगी ना। नर्सरी आप स्टूडेंट यूनियंस ख़त्म कर दी, आपने पेजेंट मूवमेंट्स ख़त्म कर दी, आपने मज़दूरों की यूनियन ख़त्म कर दी। अब तो 18वीं तरमीम के बाद ये सारे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट हैं ना, तो क्यों नहीं लेबर यहाँ का मज़दूर क्यों नहीं खुशहाल है? यहाँ के मज़दूर को राइट ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं है?
तो मेरा ख्याल है कि हिपोक्रेटिक पॉलिटिक्स से बाहर आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जो है हमारा जो हमने इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया, हमने इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया। ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया, उसके खिलाफ कोई नहीं होता, क्यों? देखिए, इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जितने भी ज़्यादातर जो वज़ीर बनते हैं इनके काम तो सेक्रेटरीज करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट केपेबल ऑफ। जो केपेबल वज़ीर होता है वो अगर काबिल है तो उसे पता होता है कि उसका सेक्रेटरी उसे कहाँ घुमा रहा है, तो वो उसे पकड़ लेता है। तो सेक्रेटरी स्मार्ट होते हैं, उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इसको मैं घुमा नहीं सकता। अगर ये जो है ये इस लाइन का आदमी है तो ये मेरे साथ मामलात कर लेगा, वरना मुझे अपना कहीं या तो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा ऐसी जगह पे। तो ये डिपेंड करता है। पाकिस्तान में बहुत कम लीडर्स हैं जो फाइलें चेक किया देखा करते थे। भुट्टो के बारे में मशहूर है, साक़ खान के बारे में मशहूर है, मुशर्रफ के बारे में कहते हैं कि वो फाइल्स वो करते थे। मुझे सही नहीं पता, लेकिन भुट्टो के बारे में तो उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स वगैरह कहते हैं। नाज़रीन, ये थे जनाब अज़हर अब्बास, और हमारी बातें जनाब अज़हर अब्बास से जारी रहेंगी। हम अगली नशस्त में उनसे बैठ के और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो पहला दौर है 18 बार में ख़त्म किया गया 1988 से 1990 तक, उसमें हम अज़हर अब्बास साहब से हासिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ